बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी वंस अगेन मैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के साथ हूँ, तो आई वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ बायोलॉजी ऑफ फर्स्ट ईयर। इन फैक्ट दिस चैनल इज़ अबाउट मेट्रिक एंड एफएससी बोथ। तो आज का टॉपिक इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स एंड I am at classification of chordates and my today's class is class amphibia. So let's discuss the amphibians in detail. So first of all, we should know what is the meaning of the word amphibians, right? So amphibians is, by the way, the word meaning is dual, right? It means dual, right? Means के वाटर में भी है ये ऑर्गेनिज्म और ड्राई लैंड पर भी है, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप है दैट हैव अ डुअल nature of life cycle and basically why they are called as amphibians. If you can recall that plants, some of the plants too are called as amphibious plants because they need water for their reproduction. Same is the case with amphibians, they need water for their reproduction. But the word amphibia means dual, right? It means कि वो दो तरह की दोहरा दोगला कह सकते हो आप। नेगेटिव टर्म है बाय द वे, लेकिन इसको तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। So let's discuss the next thing is एम्फीबियंस बॉडी प्लान। सो आप देख रहे हैं कि अब इससे पिछला ग्रुप हमने फिशेस कंप्लीट की, ठीक है ना। तो फिशेस की बॉडी कैसी थी कि उनकी बॉडी में फिन्स थे, ठीक है, एंड दे लिव्ड इन टोटली इन वाटर, राइट, एंड दे हैव गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशंस, बट द थिंग्स आर टोटली चेंज्ड नाउ। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम टू द लैंड and they are called as tetrapods, right? They have four legs, two pairs of legs, two pairs of limbs, by the way, and four legs. They have four legs, that's why they are called as tetrapod. तो ये tetrapod है, आपको नजर आ रहा है। फ्रॉग भी आपने देखा होगा, टोड देखा होगा, न्यूट और सेलेमेंडर, सेलेमेंडर भी शायद देखी होगी लेकिन आप उसको लिजर्ड समझा होगा। लेकिन बेसिकली लिजर्ड के कलर्स डिफरेंट होते हैं। सेलेमेंडर का कलर जैसी यहाँ ये कार्टूनिश सी बनी हुई है, बट ब्लैक एंड येलो स्पॉटेड येलो स्पॉटेड सेलेमेंडर है। इसी तरह की और भी जो भी सेलेमेंडर्स होती हैं ऑरेंज कलर की होती है, तो लाइंस सी बनी होती है, स्पॉट्स बने होते हैं, होती इसी तरह की है। मगर दोनों लिम्स के दरमियान का डिस्टेंस इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लंबी पतली होती हैं, तो ये थोड़ी लेजर से डिफरेंट होती हैं। एंड सेलेमेंडर शायद आपने देखी हो, मगर कलर से ख्याल से याद रखिएगा, दे उनमें ब्लैक होता ही होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब ये टेट्रापोड्स हैं, यहाँ से क्लियर होगी बात हमें। और बॉडी डिफरेंट है थोड़ी सी, फिश की निस्बत बॉडी डिफरेंट है। हेड है, ट्रंक है और लेग्स भी हैं। लेग्स तो वहाँ थे ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हेड वहाँ भी था, नेक वहाँ भी नहीं थी, और नेक यहाँ भी नहीं है। हेड जो है डायरेक्टली ट्रंक से जुड़ा हुआ है, मतलब ये गर्दन मोड़ के नहीं देख सकते ये एम्फीबियंस जो है, ठीक है ना। ये गर्दन नहीं टर्न नहीं ले सकते, इनको अपने बैक पे देखने के लिए पूरा इनको 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा इफ़ यू दे वांट टू सी एट देयर बैक्स, राइट। तो पूरा टर्न लेके ही देख पाएंगे। नेक नहीं है इनके अंदर, याद रखिएगा। सो बॉडी प्लान इज वी हैव गेट एन आइडिया अबाउट देयर बॉडी प्लान्स। सो सिसिलियंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको। सिसिलियंस लेगलेस एम्फीबियंस, तो बेसिकली एम्फीबियंस आर ऑफ the group amphibians have three different kinds of organisms. One of them are called as the tetrapods, जैसे कि tetrapods हैं ये, जैसे ये बात तो कॉमन है इनके अंदर। लेकिन एक ग्रुप है सिसिलियंस, ये हैं लेगलेस, ठीक है ना, इनमें लेग नहीं होती। अब इसी तरह अगर आप फ्रॉग को देखो तो फ्रॉग की टेल नहीं है, ठीक है, फ्रॉग की टेल नहीं है। और अगर लिजर्ड्स को, आई मीन सॉरी लिजर्ड कह रही हूँ, सलेमंडर को आप देखो तो इनकी टेल भी है और इनकी लेग्स भी हैं, ठीक है ना। सो ये तीन ग्रुप्स हैं इसमें, तो थोड़ी सी वैरायटी है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। हम सिसिलियंस को देखते हैं। सिसिलियंस मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिसिलियंस का क्वेश्चन आया था। मैंने व्हेन आई हैव बीइंग गोइंग थ्रू द एग्जाम्स, CSS एग्जामिनेशन, उसमें सिसिलियंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो मैं कभी भी नहीं उसका आंसर तब मुझे नहीं आया करता था। और अब मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी कभी भी, हमेशा अपना फुल कोर्स किया करें। याद करते हैं या नहीं करते, कम से कम रीड करके अंडरस्टैंड ज़रूर किया करें। तो सिसिलियंस वो ग्रुप है जो लेगलेस एम्फीबियंस हैं, और इनकी बॉडी बिल्कुल स्लाइमी, स्मूथ और गीली गीली रहती है। और ये बिल्कुल टोटल नॉकटर्नल टाइप ऑर्गेनिज्म है, मतलब रात में निकलेगा या ऐसी जगह में, लॉग्स वगैरह में, ईंटों के नीचे, इस तरह की जगहों में रहता है, गीली गीली जगहों में। तो बॉडी बेसिकली बिल्कुल वेट है, और कोशिश करता है कि ये एक्सपोज ना हो पाए ड्राई इन्वायरमेंट से। So Cecilians are amphibians like salamanders and frogs, but they are often mistaken
फॉर स्नेक्स बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लेगलेस बॉडी। तो स्नेक्स का ओरिजिन इस ग्रुप में से है, नेक्स्ट ग्रुप में। सो ये बंदा वो कह रहा है कि हम मिक्स कर देते हैं अक्सर। सो लिम्स, सो एम्फीबियंस लिम्स। आपने एम्फीबियंस को नहीं देखा, आप लोगों की डायसेक्शन थी कोर्स में, अब नहीं है, और इस साल तो कोई भी किस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं आप कर पाए हो। तो जो लिम्स है वो पेंटाडेक्टाइल है। मतलब क्या होता है इसका, 5 फिंगर्स हैं उसके अंदर, राइट, डिजिट्स। पेंटाडेक्टाइल, 5 डिजिट्स इन द लिम्स, यानी कि 5 उंगलियां। हम भी पेंटाडेक्टाइल हैं, ठीक है ना, तो वो भी पेंटाडेक्टाइल है। मतलब ओरिजिन देखो कितनी पुरानी बात हो गई है, ठीक है। और जो डिजिट्स हैं वो 4 to 5, 4 भी हो सकती हैं, जैसे कि मेल फ्रॉग्स में अक्सर 4 डिजिट्स होती हैं उनके फ्रंट उसमें। तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। वेब्ड फीट, और आपने देखा कि पाँव के दरमियान में, फीट के दरमियान में वो वेब सा है, बना हुआ है। रीज़न क्या है इसकी, इसकी रीज़न ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पानी में भी तो जाता है ना, तो स्विम करने के लिए, आप देखो ना ये वाली जो जगह है, ये स्विम करेगा। स्विम करने के लिए तो कुछ चाहिए था ना इसको, वो और लाइक स्ट्रक्चर, तो वो ये है जिसको पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। और फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स है ये, ठीक हो गया। कुछ स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, ये डायग्राम पता नहीं सेटल नहीं हुई मुझसे। तो एम्फीबियंस जो हैं जी टेट्रापोड्स होंगे, एक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक ठीक हो गया सब कुछ। सो वर्टिब्रेट तो है ही है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है that have adapted to both water and on land, right? Their skin is thin. अब हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी स्किन की तरफ। स्किन इज़ वेरी स्पेसिफिक, राइट, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल। और इसके अलावा यहाँ पे लिम्स की बात हो रही है, और एम्फीबियंस आप पोइकिलोथर्म्स, हम देखते हैं थोड़ी देर में क्या बात है। सो एम्फीबियंस स्किन के बारे में बताऊंगी। तो एम्फीबियंस स्किन डिस्कस करने से पहले तो आप मुझे ये बताओ कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस की आपके ख्याल से क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी। यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल एल्वियोलाई, आप कहते हो लंग्स में एल्वियोलाई जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो कैसे क्या खास बात होती होगी कि वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है, हमारी स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो सकता। तो हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक अपनी स्किन में डाल लें कि हमारे, हम अपनी स्किन से भी रेस्पायर करें, क्योंकि बेचारा फ्रॉग तो ऐसा कर रहा है, फ्रॉग तो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है। अब जो फ्रॉग्स हैं वो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, और तो वो प्रॉपर्टीज डेवलप कर ली हैं उन्होंने। तो क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं अपने हाथ की स्किन को रेस्पिरेटरी स्किन में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो इट शुड बी थिन, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी थिन, इट शुड बी मोइस्ट, it should provide the ventilation and vascularization, and it is highly vascularized. So these 4 points are very important, that one of them, it should be thin, it should be moist, it should be ventilated and highly vascularized. तो जो स्किन है बेचारे फ्रॉक की, वो पैचेस में ना, आपने कभी फ्रॉक को कहीं क्लोजली देखा, आप नहीं देख सके, खैर डायसेक्शन करते तो देख लेते कि जो स्किन है वो कहीं कहीं से डार्क, जहां जहां वो डार्क है ना, वहां वहां से वो मॉइस्ट होता है, ठीक है, वो वहां वहां से वो रेस्पिरेशन करता है। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसको ज़रूरत क्या पड़ी आखिर क्या ये अपनी स्किन से रेस्पायर करे। तो इसकी स्किन ऑफ स्मूथ है, मोइस्ट है, रिच इन ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्यों निकल रहे हैं, ताकि वो मोइस्ट रहे। तो मोइस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। मोइस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गैसेस कभी भी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब, आई मीन हमारे टिश्यूज में जाएंगी ही नहीं, लिविंग सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनेंगी जब तक कि वो किसी लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो जाती। केमिकल सेंसेशन है ना ये। सो रिच इन ग्लैंड्स है उसकी स्किन, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, और इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर तो इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते तो फिर तो ये रेस्पायर ना कर सकता स्किन से। हाँ, यही वजह है कि ये अपनी बॉडी का पानी भी कंजर्व नॉर्मली नहीं कर पाता, ये ग्लैंड्स वगैरह इसको हेल्प हल कर देते हैं। रेस्पिरेशन की तरफ ही जा रहे हैं, बाय स्किन एंड लंग्स इन अडल्ट्स, राइट। अडल्ट्स में बाहर लंग्स डेवलप कर लेते हैं ये। तो रेस्पिरेशन का दूसरा एक तरीकाकार इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, जिसमें लंग्स शामिल है। तो लंग्स का रीजन यहाँ कहीं रीजन है, ये नॉस्ट्रल्स एंड नाक से सांस लेता है हमारी तरह ही, और लंग्स में हवा भर जाती है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ये कुछ 60% तक रेस्पिरेशन की यहाँ से हो जाती है लंग्स के थ्रू। फिर ये गिल्स हैं, जब वो ये पानी के अंदर होते हैं, कब होता है ऐसा, जब इनकी मेटामॉर्फोसिस चल रही होती है। तो ये एक अडल्ट फ्रॉग है, और ये इसके एग्स हैं। एग्स तो अब आपने देखे नहीं, रिप्रोडक्शन में तो बताऊंगी भी आपको। ये एग्स हैं, एग्स में जाइगोट, आई मीन फर्टिलाइज्ड एग्स हैं।
फिर ये जाइगोट बना, एम्ब्रियो बनता गया, टेडपोल बन गया, टेडपोल में यहाँ पे इस स्टेज पे ना गिल्स होते हैं इनके अंदर, और वो गिल्स से सांस ले रहे हैं क्योंकि पानी में जो होते हैं। फिर अभी देखो इस टाइम पे इसकी टेल भी है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता इसकी टेल खत्म होती जा रही है, और आप देख रहे हो फाइनल अडल्ट पे, अडल्ट फ्रॉग में स्किन में इसमें टेल भी नहीं है, और अब वो हाँ लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लैंड पे आ चुका है। सही हो गया। तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स भी, और थ्रू थ्रू गिल्स भी है, थ्रू लंग्स भी है, और थ्रू स्किन भी है। अच्छा, अब इसकी स्किन पे एक और ख़ास बात क्या है, तो यानी कि ये तो हमने देख लिया कि इसकी स्किन इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये तो उससे सांस ले रहा है, यानी कि इसकी स्किन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्किन लैक्स स्केल्स, तो हमने बात कर ली है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये भी हमने बात कर ली है। केप्ट मॉइस्टन बाय secretions फ्रॉम ग्लैंड्स इन द स्किन, सम secretions आर poisonous. Now the next point is poisonous glands are too present in the skin of the amphibians and the reptilians as well. ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप के भी स्किन में कलर्ड पिगमेंट्स में आप देख रहे हो ना, फ्रॉग ग्रीन कलर का भी होता है, फ्रॉग ब्लू कलर का भी होता है, फ्रॉग रेड कलर का भी होता है, मुख्तलिफ कलर्स के फ्रॉग हैं। इसी तरह ये न्यूट है, न्यूट के भी डिफरेंट कलर्स हैं। सो इसी तरह फ्रॉग्स, ये भी फ्रॉग है। तो जहाँ जहाँ आप पैचेस आपको नजर आते हैं ना, ये स्लाइमी जगह होती है इसकी। अच्छा हाँ, मैं बता रही थी आपको कि पॉइजनस ग्लैंड्स हैं इनके अंदर, पॉइजनस ग्लैंड्स भी हैं और क्रोमेटोफोर्स भी हैं। क्रोमेटोफोर्स कलर्ड स्ट्रक्चर्स, पिगमेंटेड से, जैसे हमारी स्किन में मेलानिन है ना, वो आप एड्स में देखते होगे, वो कहते हैं कि फेयर एंड लवली लगा लो तो वो मेलानिन, या कोई चीज़ ऐसी लगा लो क्रीम है तो वो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर लेती है मेलानिन को, तो वरना मेलानिन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो उनको रोकती है। सो इसी तरह हमारे मेलानिन है, उनके अंदर क्रोमेटोफोर्स हैं दैट कलर द स्किन ऑफ द। अब ये चेंज क्यों करते हैं अपनी स्किन के कलर को? कैमोफ्लाज करने के लिए या वार्निंग देने के लिए। या तो ये अपने एनिमी को डराते हैं, या ये अपने मीटिंग पार्टनर को इंस्पायर करने के लिए या उसको इन्फॉर्म करने के लिए भी अपने स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं। या फिर कैमोफ्लेजिंग है, आपने कभी पैरेट को देखा है ना, ग्रीन पत्तों में बैठा होता है, नजर ही नहीं आ रहा होता है ना। इसी तरह ये भी अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक ऐसी जगहों में जाके बैठ जाते हैं जहाँ ये अपने एनिमी से प्रोटेक्टेड फील करते हैं, और जहाँ पे उनका एनिमी इनको नहीं देख पाता। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी भी है इसकी स्किन, और इसकी स्किन इसको डायरेक्ट एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, और एनिमीज से भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। सो जो पॉइजनस ग्लैंड्स और क्रोमेटोफोर्स हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। ये देखो, ये वाले जो हैं ये जेंथोफोर्स हैं, नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं, इरिडोफोर्स हैं, और ये मेलानोफोर्स हैं। तो ये तीन तरह के डिफरेंट पिगमेंट्स इसकी डर्मिस में प्रेजेंट हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज पिगमेंटेड सेल्स, जिस जो उनको मैंने बताया मुख्तलिफ पर्पसेस में हेल्प करते हैं। पॉइजनस ग्लैंड्स हैं, वो भी मैंने को बता दिया। इसका मेन मकसद तो वार्न करना ही होता है, और एनिमी को बहुत ज़्यादा नुकसान ये बाहर नहीं पहुंचा सकता, बेचारा मासूम सा जानवर है। फिर जनाब आगे एम्फीबियंस हार्ट की तरफ हम। ठीक है, अब जो एम्फीबियंस हार्ट है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोट। एम्फीबियंस हार्ट इज बेसिकली फर्स्ट टाइम, फिश का हार्ट हमने देखा था, फिश के हार्ट में मैं आपको बता रही थी कि सिंगल सर्किट हार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड पास होता है, याद रखना ये बात। मगर एम्फीबियंस का मामला थोड़ा अलग है, यहाँ डबल सर्किट सर्कुलेशन शुरू हो चुकी है, डबल सर्किट सर्कुलेशन शुरू हो चुकी है एम्फीबियंस हार्ट में, डबल सर्किट सर्कुलेशन शुरू हो चुकी है। मतलब अब हार्ट में 3 चेम्बर्स हैं, और हार्ट में से खून 2 दफ़ा गुजरेगा, प्योर भी गुजरेगा और इम्प्योर भी गुजरेगा। तो जी, ये है साइनस वेनोसिस, जिसकी हार्ट का डोर्सल साइड है। ठीक है ना, साइनस वेनोसिस। ठीक है, साइनस वेनोसिस जो होता है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके राइट एट्रियम में डालेगा, एज यू नो जैसा हमारे हार्ट में भी होता है। राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में जाने लगेगा, ठहरो मैं तुम लोग को एक फिगर बना के बताती हूँ। वो फिगर होती है जैसे कि, वैसे तो मैं बहुत बुरी हूँ इस तरह की फिगर्स वगैरह ड्रॉ करने में, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये अगर हम हार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, ये हमने हार्ट बनाया, तो हमारा हार्ट तो इस तरह का है, यानी कि कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है ना, ये ऊपर वाले दोनों एट्रिया, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। बट व्हाट अबाउट द हार्ट ऑफ द फ्रॉग? फ्रॉग का हार्ट भी है तो कुछ ना कुछ हमारी तरह का ही, ऐसी शेप का है, लेकिन इसके ये देखो, ये डिवीजन है जस्ट। ठीक है ना, यानी कि हल्की फुल्की सी ये डिवीजन हम बना लेते हैं ये, और ये जो डिवीजन है हाफ है, ये भी कंप्लीटली डेवलप नहीं है। एट्रियम हाफ है और वेंट्रिकल तो कॉमन है, सिंगल सिर्फ एक वेंट्रिकल है इसके हार्ट में। ठीक है, जिसकी वजह से इसका प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसका प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होने लग जाता है,
आप जिस वजह से असल में मसाइल आए इसको कि ये स्किन से रेस्पायर करने लगा। अब आपने सोचा ना कि भला ये स्किन से क्यों रेस्पायर कर रहा है, क्योंकि इस स्किन से इसलिए रेस्पायर करना पड़ता है इसको, क्योंकि इसकी हार्ट में प्योर और इम्प्योर ब्लड की जो मिक्सिंग हो रही है, हार्ट में प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। एम्फीबियंस हार्ट में प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। 60% ब्लड मिक्स हो जाता है इन इट्स वेंट्रिकल, जिसकी वजह से सारा इम्प्योर ब्लड उसकी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। अब वो तो बड़ा परेशान है कि भाई ये क्या मसला है। इसकी वजह से वो, देखो आप, अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहा है, वॉक नहीं कर रहा, वरना उसको हर स्टेप लेने पे एनर्जी लगानी पड़ती है। हूप करता है, जंप लगा के आगे चला जाता है, ठीक है। सो ये तो था इसका हार्ट। साइनस फिनोसिस इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंटली डेवलप्ड है, काफ़ी बड़ा साइनस फिनोसिस होता है और बॉडी की डोर्सल साइड पर होता है। और इसका साइनस फिनोसिस का काम क्या होता है? To collect impure blood from the whole body. Same is the case with the sinus stenosis present in the body of fish. And us as well, obviously, receives deoxygenated blood and sends to the right atrium, and truncus arteriosus receives mixed blood from ventricle to be supplied to the body. तो बॉडी को किस किस्म का ब्लड सप्लाई हो जाता है? मिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारा फुली एक्टिव नहीं होता, ठीक है। और वो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है, और अल्लाह ने फिर उसकी स्किन में वो सारे फीचर्स डाल दिए जो रेस्पायरेटरी स्किन की होती हैं। ना द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। और आपने तो कभी, आप लोग तो साफ सुथरे बच्चे हैं, आप लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं होना। तो हमने तो बचपन में देखे हैं, जैसे बारिश वारिश होती थी ये अप्रैल मार्च के सीजन्स में, मौसम में, जो ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, तो वाटर बॉडी पूरी ना पानी, जगह जगह पानी खड़ा हो गया है, तो वहाँ झिल्ली सी एक बनी होती थी, उसमें रेड ब्लैक 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 थोड़े डॉट होती है, फर्टिलाइज्ड एग्स हुआ करते थे, ठीक है। ऑल्दो कि इस बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, पहले सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इसकी टेस्टीज है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही हैं, होती से छोटी हैं। वंस अगेन वही वाली बात है, डायसेक्शन तुम लोगों ने की नहीं है और करोगे भी नहीं, तो इसलिए नहीं देख पाओगे ये चीज़। एनीवेज, तो ये फैट बॉडीज़ हैं। अब थोड़ी देर में बताती हूँ क्या करती हैं ये टेस्टीज हैं, टेस्टीज। और जिस रास्ते से यूरन इसके डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है ना, उसी रास्ते से टेस्टीज भी जाती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कहते, फ्रॉग्स में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से किडनीज में से यूरिन जाता है क्लोएका की तरफ, उसी रास्ते से जो टेस्ट स्पर्म्स हैं वो भी उसी रास्ते से जाते हैं। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। और उसमें क्लोइका होती है। क्लोइका आपको अगर याद आ रही है, कॉन्ड्रिक्थिस हमने पढ़ी थी, जिसका मतलब था एक कॉमन अपर्चर यूज्ड फॉर द रिलीज ऑफ द वेस्ट एंड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब फीमेल की तरफ आओ तो फीमेल के अंदर ये हैं इसकी ओवरीज, अभी छोटी छोटी बनी हुई है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अभी ये मेच्योर नहीं है, उसमें एग्स नहीं है। जब एग्स इसमें बन जाते हैं, ये इतनी बड़ी होती हैं कि इसकी बॉडी अगर आप कट करो तो पूरी बॉडी में दोनों ओवरीज ही भरी हुई होती हैं विद बेशुमार छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स। ओके, और ये सा जो है ये बड़ी इसकी ओविडक्ट है। इनमें से अंडे निकल के इस खाली जगह में बॉडी कैविटी में आ जाते हैं, फिर इस ओविडक्टल फनल के अंदर से गुजर के यूट्रस में आते हैं, और यूट्रस से फिर क्लोएका में आते हैं, और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और उनमें होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, सेक्स से सेपरेट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात है कि आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि जब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग यानी ब्रीडिंग सीजन जब आता है, तो एक ही अब आपको पता है नेचर ने डिसाइड किया हुआ है कि दोनों स्पीशीज मेट करेंगी, सेम स्पीशी के मेंबर्स मेट करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं तो क्या होता है कि अगर एक मेल फ्रॉग किसी फीमेल फ्रॉग को होल्ड कर लेता है, इन्होंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी है, इनको तो दोनों को एट द सेम टाइम पानी के अंदर स्पर्म्स और एग्स रिलीज करने पड़ेंगे। जैसे वो उसे होल्ड करता है, तो अगर वो दूसरी स्पीशी की हो ना, तो ख़ास किस्म की आवाज़ निकालती है। और या अगर वो किसी ऐसी फीमेल को होल्ड कर ले जो अभी सेक्सुअली मेच्योर नहीं हुई होती, तो वो एक और किस्म की आवाज़ निकालती है। यानी कि आप चेक करें, नेचर ने प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस लगाए हुए हैं। एनीवेज, चलो सेक्सेस पे सेपरेट है, गोनेट्स पेयर्ड है, गोनेट्स दिखा चुकी हूँ, टेस्टिस भी दिखा दी हैं, वो भी पेयर्ड थी, दोनों किडनीज के साथ अटैच थी। और मैंने ओवरीज भी आपको दिखा दी, वो भी किडनीज के साथ ही अटैच थी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ज़्यादातर पूरे तकरीबन ही ग्रुप में इंटरनल है, सॉरी एक्सटर्नल होती है। एक दो ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और मोस्ट फॉर्म्स आर ओवी पेरस, तमाम तकरीबन एग्स ही ले करती हैं,
ठीक है, ये इनका एग्स है। और उसके अब एग्स के इर्द गिर्द देख रहे हो ना, मेम्ब्रेन सी नजर आ रही है आपको, ये पूरी वाटर बॉडी बिछ जाती है। अब ये इतने ज्यादा अंडे क्यों देते हैं, ये कौन बताएगा मुझे? इतने ज़्यादा अंडे इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें अब वो पानी पे तो छोड़ के चले गए अपने अंडे, कोई खा लेगा, कोई मर जाएगा, कोई नेक्स्ट स्टेज तक नहीं जा पाएगा। इसलिए मिलियंस ऑफ एग्स देते हैं कि इसमें से कुछ तो बच जाएं। और हम हर साल देखते हैं बहुत से फ्रॉग्स बच जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंडे हो गए, ये बड़ा हो रहा है, ये वही मेटामॉर्फोसिस चल रही है। खास किस्म की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं इसके अंदर, फिक्स्ड किस्म की, जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। तो जो डेवलपमेंट है इट टेक्स प्लेस थ्रू मेटामॉर्फोसिस। तो हमें थोड़ी बहुत समझ में आ गई है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों एक साथ एक ही टाइम पे एग्स और स्पर्म्स ले करते हैं, ताकि वो साथ साथ जायगोट बनते जाएं। तो वो साथ साथ जायगोट बनते जाते हैं। अदरवाइज तो वो पानी में अलग अलग दे देंगे तो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, गुम हो जाएंगे ना। तो इस वजह से वो एक ही साथ रिलीज करते हैं। फिर जी एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये एन एमनियोट है, मतलब कि इसका जो एग है वो कुछ लेयर्स के साथ प्रोटेक्टेड नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? ये जो साथ रेप्टिलियन एग है, हमारा भी जो एग है ना, मतलब जो हमारा भी जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमन बीइंग का, वो भी कुछ 3 लेयर्स में प्रोटेक्टेड होता है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है कि हमने 3 तहों में इसको छुपा के रखा है। तो वो 3 तहें कौन सी हैं? एमनियन, ये नज़र आ रहा होगा, मेरा ये पॉइंटर नहीं चल रहा। एमनियन ये, फिर एलेंटॉइस और कोरियन। कोरियन तो बेबी को मदर की बॉडी से अटैच करने में हेल्प करता है। एलेंटॉइस जो है वो उसको सर्कुलेशन और इस तरह की चीज़ों में हेल्प करता है। और एमनियन वो पैकेट होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो खुद प्रेजेंट होता है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों के पास ये तीनों तहें हैं। लेकिन एम्फीबिया के एग का आप देख रहे हो कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। ये ब्लैक सा जो डॉट के साथ पड़ी हुई चीज़ है, ये ओवम है इसका, और नीचे योक पड़ी हुई है, योक होती है अंदर। और जितने की इसको ज़रूरत है थोड़ी वो योक होती है। और फिर आगे सारी दूसरी तरह की विटिलाइन मेम्ब्रेन, तो इस तरह की कवरिंग्स हैं। लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं है। ये एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एनेमनियंस। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म की किताब में लिखी हुई है पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी में हीट जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, जैसे अब हम हैं, हम सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, लिवर ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देगा कि भाई इसके हीट जनरेट करो, ये फौत ना हो जाए। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेस्पायरेशन और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आपको गर्मी लगने लग जाएगी। आप उठोगे, पंखा चलाओगे, पानी पियोगे, कुछ ऐसा करोगे कि आपकी बॉडी को आपको गर्मी यानी कि बिहेवियरल भी है हमारे अंदर, कि हम ऐसा बिहेवियर भी शो करते हैं कि अपनी गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? वी हैव टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज वी हैव द वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लिवर, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। ये इस टेम्परेचर पर ही सही तरह से काम कर सकते हैं, अदरवाइज इसी तरह से काम नहीं कर सकते। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोल्ड ब्लडेड है। हमारी बॉडी सर्दियों में भी आप टच करोगे तो ख़ास गर्म टेम्परेचर महसूस होता है, लेकिन इनका टेम्परेचर बॉडी का जैसा एम्बियंट एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है ना, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वही हो जाता है। इसलिए सर्दियाँ सर्वाइव नहीं कर सकते और हाइबरनेट कर लेती हैं। हाइबरनेशन तुम लोगों ने सुनी होगी, डिगिंग करके ज़मीन के अंदर नीचे चले जाते हैं। इनका मेटाबॉलिक रेट उस टाइम पे इतना स्लो हो जाता है कि जैसे अब 1 मिनट में 70 टाइम्स हार्ट अगर बीट कर रहा है, तो तब जब ये हाइबरनेशन पे चले जाते हैं तो 1 मिनट में 3 to 4 टाइम्स बीट करता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मेटा हाइबरनेशन विच इज़ वेरी कॉमन इन दिस ग्रुप। और ये सारे डिगिंग करके अंदर चले जाते हैं, तभी सर्दियों में ये सारी हमें गंदबला चीज़ें नज़र नहीं आती ना, सब छुप छुपा जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताई थी फैट बॉडीज, एक टर्म मैंने यूज़ की थी। फैट बॉडीज अटैच है किडनीज के साथ, और वो पर्पज़ है वही, जब ये हाइबरनेशन पे जाएंगे तो कुछ खाएं पिएंगे तो नहीं ना, लेकिन एनर्जी तो यूज़ करेंगे। मरना थोड़ी, मर तो नहीं रहे, अगले सीजन में फिर निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये फैट बॉडीज़, ये सारा अच्छा जो मौसम होता है उसमें ये फैट बॉडीज़ को क्या करते हैं कि
फैट बॉडीज को यूटिलाइज करते हैं, पहले सॉरी पहले बनाते हैं सारे अच्छे मौसम में, खा पी के बनाते हैं उसको, और फिर हाइब्रिडेशन के मौसम में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको सारी थोड़ी बातें समझ में आ गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो रिकैप कर ले। एम्फीबियंस के अंदर क्रोमेटोफोर्स देखे हमने हमने इनमें पॉइजनस ग्लैंड्स देखे। हमने देखा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है कि ये स्किन से रेस्पायर करता है। क्यों करता है? क्योंकि हार्ट में 3 चेम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल, आई मीन 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। इसकी वजह से ये अपनी स्किन से रेस्पायर करता है। और आपने देखा लिम्स हैं, लिम्स के उसी तरह टेट्रापोड है, ये तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं विद 5 पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं कि 5 फिंगर्स भी उसके अंदर मौजूद है। हाइब्रिडेशन हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस है इनके अंदर, पानी में जाएंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए लाजमी तौर पे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट एम्फीबियंस। आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई क्यूरी है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।